नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 7 जन सुविधाएं। अन्नागार। अबू और कुमार चेन्नई में एक बस में सफ़र कर रहे हैं। शहर के अलग अलग इलाकों में गुजरते हुए जल सुविधाओं को देखते जा रहे हैं। सैदापेट। मेडापक्कम। मैलापुर। ऊपर। अपने ऊपर उल्लेखित 4 स्थितियों को देखें। अब बताइए चेन्नई में पानी की स्थिति कैसी है। उपरोक्त वर्णन में घरेलू इस्तेमाल के विभिन्न जल स्रोतों को चुनें। आपकी राय में सुब्रमण्यम और पद्मा के अनुभवों में क्या समानता है और क्या अलग है। अपने इलाके में जलापूर्ति की स्थिति का वर्णन करते हुए एक अनुच्छेद लिखें। देश के ज़्यादातर स्थानों में गर्मियों के समय पानी की बूंद बूंद क्यों आने लगता है, पता लगाइए। कक्षा में चर्चा करें। क्या चेन्नई में सभी लोगों के लिए पानी संकट है? क्या आप बता सकते हैं कि अलग अलग लोगों को अलग अलग मात्रा में पानी क्यों मिलता है? 2 कारण बताएं। चेन्नई में लोग और पानी। श्री राम गोपाल जैसे आला सरकारी अफसर चेन्नई के अन्ना नगर में रहते हैं। भरपूर पानी के छिड़काव के कारण हरे भरे बाग बगीचों वाला यह इलाका खास आकर्षक है। यहाँ के नलों में 24 घंटे पानी रहता है। जब पानी की आपूर्ति कम होती है तो राम गोपाल नगर जैसे निगम में परिचित एक बड़े अफसर से बात करते हैं और फौरन उनके लिए पानी की टैंक का इंतजाम हो जाता है। शहर के ज़्यादातर इलाकों में इसी तरह के मैलापुर में सुब्रमण्यम के अपार्टमेंट में भी पानी की कमी है। यहाँ नगर पालिका के 2 दिन में एक बार उपलब्ध कराती है। कुछ लोग की ज़रूरतें निजी बोरवेल से पूरी हो जाती हैं, लेकिन बोरवेल का पानी खारा है। लोग उसे शौचालय और साफ सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरे कामों के लिए टैंकों का पानी खरीदना पड़ता है। सुब्रमण्यम टैंकरों से पानी खरीदने के लिए महीने के 500-600 रुपये खर्च करते हैं। पीने के पानी को साफ करने के लिए लोगों ने घरों को ही जल शोधन उपकरण लगवाए हैं। जल अधिकार का मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, स्वीकार्य, भौतिक रूप से पहुंचा के भीतर और सस्ती दर पर पानी मिलना चाहिए। जीवन के अधिकार के रूप में पानी। जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है। न केवल यह हमारी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, बल्कि पीने का साफ पानी बहुत सारी पानी से होने वाली बीमारियों को भी रोकता है। भारत में स्थिति यह है कि जिन देशों में दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों से सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं, उसमें से उसका स्थान काफ़ी ऊपर है। पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज़ 1600 से ज़्यादा भारतीयों की मौत के मुंह में चले जाते हैं। भारतीय अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इसका मतलब यह है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने वाले पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। कहने का मतलब यह है कि पानी तक सार्वजनिक पहुँच होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में पानी सबको मिलना चाहिए। जन सुविधाएं। पानी की तरह अन्य कुछ सुविधाएं भी हैं जिनका व्यक्ति के लिए इंतजाम किया जाना चाहिए। पिछले साल हमने स्वास्थ्य और स्वच्छता इन दोनों सुविधाओं के बारे में पढ़ा है। इस तरह बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय, कॉलेज वे अनिवार्य चीज़ें हैं जो जन सुविधाओं के नाम से जाने जाते हैं। भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। इस अधिकार के महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो, लेकिन शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाले कार्यकर्ताओं एवं शोधार्थियों के निष्कर्ष से यह तथ्यों के सामने आया कि भारत में स्कूली शिक्षा में हमेशा
से काफ़ी असमानता रही है। सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है। पोलियो जैसे बीमारी का उन्मूलन भी इसी तरह की योजनाओं के तहत आता है। इस चित्र में छोटे बच्चे को पोलियो खुराक दी जा रही है। सरकार की भूमिका, चूँकि जन सुविधाएँ इतनी महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें मुहैया कराने के लिए जिम्मेदारी भी किसी न किसी ऊपर आनी चाहिए। जी हाँ, यह सरकार की जिम्मेदारी के ऊपर आती है। सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से यह एक है, सभी लोगों के लिए इस तरह की जन सुविधाएँ मुहैया कराएं। आइए इस बात को समझें कि सरकार को ही क्यों उठानी चाहिए। हम देख चुके हैं निजी कंपनियां मुनाफे के लिए चलती हैं। साथ की पुस्तक में बाजार एक कमीज अध्याय में आपने पढ़ चुके हैं। ज़्यादातर जन सुविधाओं में मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती है। उदाहरण के लिए नालियों को साफ करने या मलेरिया रोधी अभियान चलाने के लिए कंपनियों को क्या मुनाफा हो सकता है। फलस्वरूप कोई निजी कंपनी इस तरह के कामों में दिलचस्पी नहीं रख लेगी। स्कूल, अस्पताल जैसे कुछ अन्य सुविधाओं में निजी कंपनियों को दिलचस्पी हो सकती है। हमारे आसपास ऐसे के बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आप शहर रहते हैं तो आप अपने कई जगह निजी कंपनियों के टैंकरों या सीलबद्ध बोतल के जरिए पानी की आपूर्ति करते हुए देखा होगा। ऐसी स्थितियों में निजी कंपनियां जन सुविधाएं तो मुहैया कराती हैं, लेकिन उसकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि चंद लोग ही उसका खर्च उठा पाते हैं। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। किसी भी आधुनिक समाज के लिए जरूरी है कि वह इन सुविधाओं का इंतजाम हो ताकि लोगों की मूलभूत ज़रूरतों की पूरी की जा सके। संविधान में जीवन का अधिकार जो आश्वासन दिया गया वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है। इन सुविधाओं के मुहैया कराने के लिए जिम्मेदारी लाजमी तौर पर सरकार के ऊपर ही आनी चाहिए। सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसे कहाँ से मिलता है। आप हर साल सुनते हैं कि सरकार ने संसद में बजट पेश किया है। बजट के जरिए सरकार अपने मुनाफे नफ़े का ब्यौरा पेश करती है। इसमें सरकार पिछले साल में खर्चों का खाता पेश करती है और अगले साल खर्चों का योजना सामने रखती है। केंद्रीय सरकार जिन पर धन व्यय करती है, रुपया कहाँ से आता है। जन सुविधाएं क्या है। जन सुविधाएं मुहैया कराने में जिम्मेदारी सरकार पर क्यों होनी चाहिए। आपको ऐसा क्यों लगता है जन सुविधाओं में जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही होनी चाहिए, जबकि इन कामों को निजी कंपनियों के जरिए भी करवा सकती है। कम दूरी के लिए बसें ही सार्वजनिक परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ज़्यादातर कामकाजी लोग बसों से ही अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। तेज शहरीकरण के कारण बड़े शहरों में भी सार्वजनिक बस प्रणाली ज़रूरत के हिसाब से कम साबित होती जा रही है। इसी कारण पूरा करने के लिए दिल्ली तथा अन्य महानगरों में सरकार ने मेट्रो रेल परियोजना के रूप में महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। दिल्ली मेट्रो रेल पहले कलखंड में निर्माण करने वाले शहरों के बजट से 11,000 करोड़ रुपए का खर्च किया गया। ग्रामीण इलाकों में मनुष्य और मवेशियों दोनों के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ कुआं, हैंडपंप, तालाब कभार छत पर स्थित टंकियों से पानी मिलता है। इसमें से ज़्यादातर निजी स्वामित्व में है। शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक जलापूर्ति का भी ज़्यादा अभाव है। चेन्नई में पानी की आपूर्ति, क्या आपको पानी मिल रहा है। इसमें कोई शक नहीं है, जन सुविधाएं सभी को मुहैया होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्थान पर ऐसी सुविधाओं का भारी अभाव है। इस अध्याय में अगले हिस्सों में आप पानी की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। यह जन सुविधा बहुत मायने रखती है। जैसा कि अध्याय में शुरुआत में आपने देखा है, चेन्नई में पानी की भारी कमी नगर पालिका की आपूर्ति से शहर की लगभग आधी ज़रूरत ही पूरी हो पाती है। कुछ इलाकों में नियमित रूप से पानी आता है, कुछ इलाकों में बहुत कम पानी आता है। जहाँ पानी का भंडार किया जाता है उसके आसपास इलाकों में ज़्यादा पानी आता है, जबकि दूसरी बस्तियों में कम पानी मिलता है।
पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ और अन्य सुरक्षित पेयजल तक पहुँच है। यहाँ पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है। इस पर संपन्न तबके के पास ज़्यादा विकल्प होते हैं, वह बोतलबंद पानी या जल शोध उपकरणों के सहारे साफ पानी का इंतजाम कर सकते हैं। इस मद में खर्च कर सकने के कारण उन्हें साफ पानी मिल जाता है, परंतु गरीब सुविधा से वंचित रह जाते हैं। लिहाजा ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा है उन्हीं के पास पानी का अधिकार है। यह स्थिति पर्यावरण और स्वास्थ्य पेयजल उपलब्ध कराने वाले के लक्ष्य से बहुत दूर है। चर्चा करें, अगर सरकार जल पूर्ति की जिम्मेदारी से हाथ खींच ले तो क्या होगा? क्या आपको लगता है कि यह सही कदम होगा? विकल्पों की तलाश करें। चेन्नई की स्थिति कोई अनूठी नहीं है। गर्मियों के महीनों में पानी की कमी यह हाल देश के दूसरे शहरों में भी दिखाई देने लगता है। नगर पालिका की जल पूर्ति में कमी से निपटने के लिए निजी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में फैल जा रही हैं। ये कंपनियां अपने मुनाफे के लिए पानी बेचती हैं। पानी के इस्तेमाल में ज़्यादा भी ज़बरदस्त बराबरी दिखाई देता है। शहरी इलाकों के प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलता है। पानी का यह मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर है। शहरी जल आयोग में मात्रा यह तय की जाती है, लेकिन झुग्गी बस्तियों में रोजाना के लिए 20 लीटर पानी भी नहीं मिलता है। दूसरी तरफ आलीशान होटलों में रहने वाले लोगों के लिए प्रति व्यक्ति 1600 लीटर 80 बाल्टी तक पानी मिलता है। नगर पालिका के जरिए जलपूर्ति की कमी को अक्सर सरकार की नाकामी माना जाता है। कुछ लोग की दलील है, चूँकि सरकार ज़रूरत के हिसाब से पानी मुहैया नहीं करा पा रही है। बहुत सारे शहरी जल विभाग घाटे में चल रहे हैं, इसलिए जलापूर्ति का काम निजी कंपनियों को सौंप दिया जाना चाहिए। उन्हें लगता है कि निजी कंपनियां ज़्यादा बेहतर से काम कर सकती हैं। ऊपर के भाग में आए मुख्य विचारों पर चर्चा करें। जलापूर्ति से सुधार के लिए आपकी राय क्या हो सकती है? क्या आपको ऐसा लगता है कि पानी और बिजली जैसे संसाधनों को बचाना और सार्वजनिक परिवहन संसाधनों को सस्ता इस्तेमाल करना बेहतर है? मुंबई की उपनगरीय रेलवे एक अच्छी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। आज दुनिया का सबसे घना यातायात मार्ग है। रेलवे का रोज 65 लाख यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। 3,300 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबे नेटवर्क पर चलने वाली इस स्थानीय ट्रेन के जरिए दूर दूर रहने वाले लोग भी शहर से कम काम ढूंढने आते हैं। इस बात पर गौर करें कि शहरों में रहन सहन की भारी लागत के कारण साधारण मेहनताना लोग शहर में नहीं रह सकती। स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का विस्तार। क्या आपको लगता है समुचित स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है? कैसे? आपको ऐसा क्यों लगता है कि औरतें और लड़कियां पर ज़्यादा गहरा असर पड़ेगा? 2001 जनगणना के अनुसार 44% ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच चुकी है। इसका मतलब यह है कि लगभग 7 करोड़ 80 लाख परिवार अभी भी अंधेरे में हैं। निष्कर्ष, जन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी ज़रूरतों से होता है। भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना जाता है। इस प्रकार सरकार की अहम जिम्मेदारी बनती है कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराएं। लेकिन मोर्चे में संतोषजनक प्रगति नहीं हुई। आपूर्ति में कमी है और वितरण में भारी असमानता दिखाई देती है। महानगरों में, बड़े शहरों में मुकाबले कस्बे में, गाँव में तो इन सुविधाओं को स्थिति और भी खराब है संपन्न बस्तियों के मुकाबले। लेकिन इस मोर्चे पर असंतोष प्रगति नहीं हुई है। आपूर्ति में कमी और वितरण में भारी असमानता दिखाई देता है। महानगरों में, बड़े शहरों के मुकाबले कस्बे और गाँव में तो इन सुविधाओं की स्थिति और भी खराब है। इन सुविधाओं को निजी कंपनियों के हाथ में देना और भी समस्या का हल नहीं है। किसी समाधान से महत्वपूर्ण तथ्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। देश में प्रत्येक नागरिक को इन सुविधाओं को पाने का अधिकार है और इसे सुविधाएं
समानांतर ढंग से मिलनी चाहिए। अभ्यास